बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। क्या हाल है जनाब, आप सबका ठीक ठाक है? तो जनाब हमारा सिलसिला चल रहा था पंजाब का जो सेल्स टैक्स एक्ट है सर्विसेज पर, वो हमने कंटिन्यू किया हुआ था, जिसके हमने अब तक 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए हुए हैं। जिसमें हमने चैप्टर 1 जो डेफिनेशन वाला चैप्टर है उसको कम्प्लीटली हमने डिस्कस कर लिया। देन उसके बाद स्कोप ऑफ टैक्स चैप्टर नंबर 2 था, उसे हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। उसकी दोनों की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और ऊपर आई बटन में उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा। आज की जो हमारी वीडियो होगी, आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कई पॉइंट ऐसे हैं जिनका एमसीक्यूज बनकर आ सकता है, तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा। वीडियो को एंड तक तमाम सेक्शन को डिटेल में आप देखिएगा। छोटा सा चैप्टर है, इतना लेंथी चैप्टर नहीं है, 5-6 सेक्शन है, लेकिन है इसमें इम्पोर्टेंट ये। ठीक है, तो आपको अपना बताता चलूँ, मेरा नाम इरफान हैदर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय इरफान देख रहे हैं, जिसमें मैं टैक्स से रिलेटेड वीडियोस अक्सर बनाता रहता हूं। अभी जो हमारा जो फोकस है वो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, जो पीपीएससी में जॉब्स आई हुई हैं। उसमें एक सिलेबस कंटेंट था कि जी सर्विसेज का जो सेल टैक्स है पंजाब का, उसमें से भी एमसीक्यूज बनकर आएंगे, तो हमने सोचा उस पर क्यों ना वीडियोस बनाई जाए। तो चलें जी, अपना चलते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 का टाइटल क्या है जी, ये भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल सर्विसेज, कि पेमेंट कब करनी है और कलेक्शन कब करनी है। ठीक है, उसके बारे में यहां पर आपसे डिस्कस किया जाएगा। सेक्शन 17 क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ एक्सेस टैक्स। एक्सेस टैक्स का मतलब कि आपने कोई एक्सेस टैक्स चार्ज कर दिया है अपनी सर्विसेज पर, या कलेक्ट कर लिया है जो कि बाय लॉ नहीं बनता था, तो उसके बारे में क्या प्रोसीजर है, क्या लॉ कहता है। सब सेक्शन 1 कहता है एनी पर्सन हु हैज कलेक्टेड और कलेक्ट्स द टैक्स और चार्ज whether under misapprehension of any provision of this act or otherwise। उसने इस लॉ की कोई भी अप्रीहेंशन मिस अप्रोप्रिएट कर ली, मिसअंडरस्टैंडिंग से उसने किसी टैक्स पेयर पे टैक्स चार्ज कर दिया अपनी सर्विसेज पे, तो क्या करेगा। विच वॉज नॉट पेएबल एज अ टैक्स, जो कि असल में टैक्स नहीं बनता था कि टैक्स दे वो, या चार्ज नहीं बनता था, और विच वॉज इन एक्सेस ऑफ द टैक्स और चार्ज एक्चुअली पेएबल एंड in incidence of which had been passed on to the person to whom the services was provided shall pay the amount of the tax or charge so collected to the government। तो फिर वो जो टैक्स उसने इजाफी ले लिया है जो कि बनता ही नहीं था टैक्स, तो उस टैक्स का क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। उसकी छूट नहीं होगी उसको कि वो कहे ये तो टैक्स नहीं बनता था तो मैं जमा नहीं करवाऊंगा, तो वो टैक्स उसको जमा करवाना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 कह रहा है एनी अमाउंट पेएबल टू द गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डीम्ड टू बी एन एरियर पेएबल अंडर द एक्ट एंड शैल बी रिकवर्ड अकॉर्डिंगली। हाँ, अगर वो नहीं जमा करवाता तो उसका जो कैटेगरी होगी वो एरियर की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और वो उससे एरियर की सूरत हाल में कलेक्ट किया जाएगा। जो एरियर के ऊपर इख्तियारात हैं उस टैक्स को कलेक्ट करने के, वो सारे इख्तियारात जो है ना अथॉरिटी यूज कर सकती है उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। The burden of proof that incidence of tax or charge referred to in the subsection 1 has been or has not been passed to the person to whom the services is provided shall be on the person collecting the tax or charge। वो कह रहा है कि ये burden of proof उस टैक्स पेयर पर होगा कि आया ये वो टैक्स इजाफी नहीं है या है, ये उसने प्रूफ करना है। अगर हमारी नजर में आ गया, हमने उसके ऊपर इजाफी टैक्स की लगाकर उसको एरियर की कैटेगरी में डाल देना है। अब आ जाइए टाइम, मैनर एंड मोड ऑफ पेमेंट। कब जमा करवाना है, किस तरह से जमा करवाना है और किस अंदाज से जमा करवाना है आपने। नंबर 1 सेक्शन 18 इसको डील करता है टाइम को। ठीक है, द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड शैल बी पेड बाय अ पर्सन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। हाँ जी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि भाई कब टैक्स जमा करवाएगा, जो पिछले महीने उसने सारी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। अब जब वो रिटर्न भरने आ रहा है, रिटर्न की डेट क्या है, 15th ऑफ द एवरी मंथ।
और जो टैक्स उसने जमा करवाना है ये नहीं कि उसने टैक्स जैसे ही काटा वैसे ही जमा करवा दिया। विद होल्डिंग में तो ये था कि जैसे ही टैक्स आप काटेंगे उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपने जमा करवाना होता है, लेकिन इसमें क्या है, आप पूरा महीना सर्विसेज प्रोवाइड करें, टैक्स कलेक्ट करें, और कलेक्ट करने के बाद जब आप रिटर्न अपनी जमा करवाने लगे हैं तब आप उस रिटर्न के साथ उसका टैक्स जमा करवाएंगे, उसका चालान उसके साथ लगेगा। For the purpose of subsection 1, a taxable services shall be considered to have been provided in the tax period during which, अब वो कह रहा है जो टैक्स पीरियड है उसकी सर्विसेज को कब हम कंसीडर करेंगे कि कब किस महीने की सर्विसेज वो होंगी। ये 3 चीजें उसने बताई। उसने कहा जी इट वाज प्रोवाइडेड टू द रेसिपिएंट, ये पहले तीनों सुन लें, एन इनवॉइस फॉर द वैल्यू ऑफ अ टैक्सेबल सर्विस वाज इशूड और was due to be issued or sent or due to be sent to the recipient. Number 3, consideration for the same was received. अब सर्विसेज का जज करने का कि ये किस महीने की सर्विसेज है उसके 3 क्राइटेरिया उन्होंने दिए हैं। पहला क्राइटेरिया उसने दिया है जी कि इट वाज प्रोवाइडेड टू द रेसिपिएंट, जैसे ही रेसिपिएंट के ऊपर वो प्रोवाइड कर दी गई, जिसने सर्विसेज लेनी है उसको प्रोवाइड कर दी गई, वो उस महीने की सर्विस कंसीडर होगी जिस महीने में वो उसको प्रोवाइड की है। या भी प्रोवाइड नहीं की, इनवॉइस आपने इशू कर दी है या इनवॉइस इशू करने लगे हैं या इनवॉइस ड्यू हो गई है इशू करना, तो उस महीने जिस महीने वो इनवॉइस इशू की है वो उस महीने की सर्विस कंसीडर होगी और उस महीने के अगली 15 तारीख तक रिटर्न फाइल करके उसका टैक्स उस महीने जमा करवाना होगा। या उसने सर्विस कंसिडरेशन आपने रिसीव कर ली, कंसिडरेशन मतलब उसका मुआवजा आपने रिसीव कर लिया है, उस सर्विस का भी प्रोवाइड की भी नहीं है, इनवॉइस भी नहीं की, या आपने प्रोवाइड उसका कंसिडरेशन रिसीव कर ली है। तो अब तीनों कैटेगरी में से विच एवर इज अर्लियर, इन तीनों कैटेगरी में से जो भी पहले हो जाएगा काम वो उस महीने की सर्विस कंसीडर होगी। Notwithstanding anything contained in the subsection 1, the authority may by notification in the official gazette direct that the tax in respect of any taxable service or such class of taxable services shall be charged, collected and paid in any other way, mode, manner, time. और अथॉरिटी किसी वक्त भी मोड और मैनर को चेंज कर सकती है, कोई भी लॉ आ सकता है, कोई भी तरीके का नया आ सकता है, जी फलाने बैंक में नहीं फलाने बैंक में जमा करवाना है, जी आपने सिर्फ चेक के जरिए पेमेंट करवानी है, तो ये किसी वक्त भी लॉ अथॉरिटी चेंज कर सकती है। द टैक्स ड्यू ऑन द टैक्सेबल सर्विस शैल बी पेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड। अब ये मोड आ गए, ठीक हो गया। मोड क्या है, या तो आप थ्रू डिपॉजिट बैंक करवाएं या डेजिग्नेटेड बैंक में करवाएं, जो अथॉरिटी ने डेजिग्नेट किया हुआ है, पंजाब बैंक है या एचबीएल बैंक है, जो भी बैंक है आपने उस भी बैंक में जमा करवाना है और किसी में नहीं करवाना। थ्रू सच अदर मोड और मैनर एज मे बी क्लासिफाइड बाय द अथॉरिटी, इसके अलावा कोई और मोड भी हो सकता है। 19, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन वेयर टैक्स अनपेड। अब किसी सर्विसेज पर ये एनालिसिस किया जा चुका है कि जी इस पे सर्विसेज पर टैक्स चार्ज होना था वो नहीं हुआ या टैक्स कम चार्ज हुआ है, तो उसके बाद लायबिलिटी किस पे बनेगी, जिसने सर्विसेज रिसीव की है या जिसने सर्विसेज प्रोवाइड की है। उसके बारे में क्या कहता है सब सेक्शन 1, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग अ टैक्सेबल सर्विस from another registered person is in the knowledge of or has reasonable ground to suspect that some or all of the tax payable in the respect of that taxable service provided would go unpaid as against the requirement of this act, such person as well as the person providing the taxable service shall be jointly and severally liable for payment of such unpaid tax of amount of tax। ये रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कैटेगरी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए नहीं है। जब सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वन रजिस्टर्ड पर्सन से दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन पर, तब ये रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन ने अपना इनपुट और आउटपुट क्लेम करना होता है, ठीक है, जबकि एक रजिस्टर्ड पर्सन है और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जनरल पब्लिक है, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन ने जनरल पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड की, उस पे टैक्स चार्ज किया, जमा करवा दिया। अगर नहीं चार्ज किया तो फिर रजिस्टर्ड पर्सन पर जिम्मेदारी आती है कि वो अपनी जेब से टैक्स जमा करवाएगा। लेकिन जब एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करेगा तो अब दोनों पर ये लायबिलिटी आएगी कि जिन्होंने अगर टैक्स कम पे किया है या पे नहीं किया, दोनों ही की जॉइंटली लायबिलिटी बनेगी उस टैक्स को जमा करवाने की।
द अथॉरिटी मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एग्जेम्प्ट एनी पर्सन सर्विस, ठीक है जी, एग्जाम्प्ट कर सकता है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। सेक्शन 20 क्या कहता है? सेल ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अगर कोई ऐसी कैटेगरी आ जाती है कि अपनी वो ओनरशिप ही ट्रांसफर कर रहा है, अपना पेटेंट ट्रांसफर कर रहा है, अपना राइट आगे ट्रांसफर कर रहा है, अपनी गुडविल आगे ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो फिर लायबिलिटी किस पर बनेगी? उस ट्रांसफर के दौरान या उससे पहले या बाद। वेयर द ओनरशिप ऑफ एनी बिजनेस प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विस इज सोल्ड, transferred or otherwise disposed of an ongoing concern or activity, the fact of such sale, transfer or other disposition shall be intimated to the commissioner within 1 month of the occurrence of such fact by the फॉर्मर ऑनर। जो फॉर्मर ऑनर होगा, जो प्रीवियस जो उसको टर्मिनेट कर रहा है, जो ट्रांसफर कर रहा है, उसके ऊपर ये मैंडेटरी है सेक्शन 20 सब सेक्शन 1 के वो विद इन 1 मंथ ऑफ दिस ट्रांजैक्शन अपने कमिश्नर को इन्फॉर्म करेगा। सबसेक्शन 2, द टैक्स चार्जेबल ऑन द टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द बिजनेस refer to subsection 1 shall be accounted for and paid by the person to whom sale or other disposition of such business is made or ownership thereof is transferred, and every such person shall be liable to registration under this act। ठीक है जी, जिसको ट्रांसफर किया है अब वो जिम्मेदार होगा, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आ जाएगा, अब उसकी सारी लायबिलिटी उस नए ऑनर के ऊपर आ जाएगी जिसने उसको लिया है। सेक्शन 21 क्या कहता है? द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन, ठीक है, द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ डिसीज गुजर गया रजिस्टर्ड पर्सन अंडर दिस एक्ट शैल बी फर्स्ट चार्ज ऑन हिज स्टेट इन द हैंड ऑफ हिज सक्सेसर। उसके जो वरसा हैं जिसके पास वो प्रॉपर्टी जाएगी, अगर उस बंदे पर कोई टैक्स था जो मर गया तो फिर उसका टैक्स चार्ज उसकी प्रॉपर्टी से किया जाएगा। वरसा के पास जाने से पहले जो पहला चार्ज बनेगा वो टैक्स का चार्ज बनेगा। स्टेट इन बैंकरप्सी, अगर कोई बंदा बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उसकी स्टेट पे, उसकी प्रॉपर्टी पे जो पहला चार्ज होगा वो भी टैक्स का ही चार्ज होगा। सेक्शन 22 इसको कहता है। सेक्शन 23 क्या कहता है? लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज और बिजनेस इंटरप्राइजेस। हाँ जी, वेयर एनी प्राइवेट कंपनी और बिजनेस इंटरप्राइजेस इज वाउंड अप। ये तो था ऊपर कि सिंगल पर्सन अगर डिसीज कर जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी से टैक्स चार्ज किया जाएगा। उसके जो वरसा में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो होगी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो होगी, उसमें टैक्स चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर एक कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, कंपनी मरती तो नहीं है, डिसीज तो नहीं होगी, वो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी या वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, तो उस केस में किस पे टैक्स चार्ज होगा? any tax chargeable on or payable by the company or business enterprises whether before or in the course or after its liquidation in respect of any tax period cannot be recovered। कोई भी टैक्स पीरियड का अगर टैक्स रिकवर ना किया जा सका और कंपनी वाइंड अप होने लगी है, क्लोज अप होने लगी है, तो क्या करेंगे? बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंपनी और बिजनेस इंटरप्राइजेज एवरी पर्सन। अब यहां से वो बता रहा है कौन लायबल होगा। एवरी पर्सन हु वाज एन ऑनर, जो उसका मालिक रहा था और पार्टनर इन या उसके अंदर पार्टनर है और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और या फिर उस कंपनी का वो डायरेक्टर है कोई, और बिजनेस इंटरप्राइज ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड, जिस पीरियड का टैक्स डिफॉल्ट किया है इन्होंने, उस पीरियड में हम देखेंगे कि कोई भी डायरेक्टर था, कोई पार्टनर था, जो भी था, वो सारे लायबल होंगे उस टैक्स लायबिलिटी को पे करने के। उन सारों को नोटिस जाएगा। हाँ भी, चाहे आप मिलके थोड़ा थोड़ा जमा करके जमा करवा दो या आप में से कोई एक जो है वो टैक्स जमा करवा दे, ये हमें नहीं, हम आपकी सरदर्द है, हमें टैक्स चाहिए। आप तीनों बंदों से, चारों बंदों से, एक बंदे से, जो भी उस पीरियड के लिहाज से उस कंपनी का ऑनर था या पार्टनर था या डायरेक्टर था। जॉइंटली एंड सेवरली विद सच पर्सन बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक हो गया जी। ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। असेसमेंट वाला सेक्शन हमेशा हर लॉ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, बड़ा उसका सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है और उसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि कब असेसमेंट की जा सकती है और क्या असेसमेंट के रूल हैं, कौन सा नोटिस जाता है, कौन सा सेक्शन है ऑर्डर का। सेक्शन 24 है असेसमेंट का और इसका सब सेक्शन 1 हम पढ़ने लगे हैं। वेयर ऑन द बिजनेस basis of any information acquired during an audit, inquiry, inspection और otherwise, इन सारों के जरिए अगर ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन मिल गई, an officer of the authority is of the opinion that a registered person has not paid the tax due on the taxable services provided by him, अगर अफसर को शक व शुबा पड़ गया कि उसने सर्विसेज पर टैक्स नहीं पे किया, कम पे किया, तो क्या होगा, हैज मेड शॉर्ट पेमेंट या उसने शॉर्ट पेमेंट किया, द ऑफिसर शेल, तो ऑफिसर क्या करेगा, मेक एन असेसमेंट ऑफ द टैक्स एक्चुअली पेएबल, वो असेसमेंट करेगा जो एक्चुअली टैक्स पेएबल बनता है उस टैक्स पेयर का, by that person and shall impose a penalty and charge default surcharge in accordance with section 48 and 49, उस पर पेनल्टी भी लगेगी, उस पर डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगेगा और उसके ऊपर जो टैक्स उसने शॉर्ट पेमेंट किया वो भी लगेगा। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 24 है, उसका सब सेक्शन 1 है, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर को ये अथॉरिटी देता है कि आप उसको टैक्स चार्ज का ऑर्डर पास करें और ऑर्डर सब सेक्शन 1 के तहत होगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 24। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इसको लाजमी देख के जाइएगा। आगे उसकी लिमिटेशंस आ रही हैं। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, नो ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 शेल बी मेड अनलेस अ नोटिस टू शो cause is given to the person in default within 5 year from the within 5 year, इसको रिमेंबर रखें, from the conclusion of the tax period to which the assessment relates, specifying the grounds on which it is intended to proceed against him। एक तो 5 साल का पीरियड होगा, शो कॉज देना लाजमी होगा और उस शो कॉज में वो रीजन मेंशन करनी होगी जिस रीजन ने आपको इन्फोर्स किया कि हम इस टैक्स पेयर का ऑडिट करें। हमारे पास जो सॉलिड रीजन आई है, जो इंफॉर्मेशन आई है, वो इंफॉर्मेशन आपको शो कॉज में मेंशन करनी पड़ेगी, विच इज इंटेंडेड टू प्रोसीड अगेंस्ट हिम and the said officer shall take into consideration the representation made by such person and provide him with an opportunity of being heard if the person so desired। तो उस शो काज नोटिस के बाद उसको आपने प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी है, उसको हेयर करना है आपने, उसकी प्रेजेंटेशन जो वो प्रोवाइड करेगा कि मैं टैक्स मेरा ये नहीं बनता, वो सारी आपने अकाउंट फॉर करनी है, अपने ऑर्डर के अंदर मेंशन करनी है आपने। तो 5 साल का पीरियड आ गया। 5 साल का पीरियड कहाँ से काउंट करना है, चूंकि इसमें पूरा टैक्स ईयर तो नहीं होता कि आप जुलाई से जून तक का टैक्स पीरियड देखेंगे, इसमें टैक्स ईयर देखेंगे। टैक्स पीरियड होता है इनका मंथ का जिस मंथ का आप करना चाह रहे हैं उस मंथ के आगे आपने 5 साल पूरे करने हैं। उस 5 साल के बाद आप उसका ऑर्डर पास नहीं कर सकते, उसको नोटिस नहीं डाल सकते। सेक्शन 4, सेक्शन 3 अभी रह गया। एन ऑर्डर under subsection 1 shall be made within 120 days of issuance of show cause notice। एक तो है शो कॉज नोटिस आपने देना है, उसकी मुद्दत 5 साल है। 5 साल तक आपने अगर उसको नोटिस डाल दिया तो वो वैलिड कंसीडर होगा, तो रीअसेसमेंट हो सकेगी, तो वो शॉर्ट टैक्स पे करेगा या वो टैक्स पेएबल आपको देने का पाबंद होगा। लेकिन अगर 5 साल गुजर गए तो आप टैक्स नहीं डाल सकते। अब है कि आपने शो काज नोटिस डाल दिया, विद इन 5 ईयर लिमिटेशन के अंदर डाल दिया। अब उसके बाद आपको ऑर्डर पास करना पड़ेगा, जो कि ऑर्डर की लिमिटेशन आपको सब सेक्शन 3 बताएगा।
सबसेक्शन 3 कह रहा है कि कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते आप बियॉन्ड 120 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ शो काज नोटिस। 120 दिन के अंदर अंदर आपको शो काज नोटिस का ऑर्डर बनाना पड़ेगा, ऑर्डर पास करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऑर्डर पास नहीं कर सकते। आपका शो काज जो है वो टाइम बार्ड हो जाएगा, वो शो काज खत्म हो जाएगा, वो इनवैलिड कंसीडर होगा। लेकिन उस 120 दिन के अंदर आगे बता रहा है within such extended period as the officer may, for the reason to be recorded in writing, fix, provided that such extended period shall ordinarily not exceed 60 days। हाँ, उसके बाद अगर उसे 60 डेज तक पीरियड एक्सटेंड करवाना है तो उसके लिए ऑफिसर को सॉलिड ग्राउंड देनी पड़ेगी। फिर वो ऑफिसर के अपने ऊपर आ जाएगा, भाई आपने 120 दिन के अंदर क्यों काम नहीं किया। फिर आपको पता है ऑफिस के अंदर ऑफिसर के लिए ये बड़ी इम्बैलेंसमेंट होती है कि उसको पर्सनली बुलाकर उसको जो बड़ा जब सीनियर ऑफिसर आके पूछता है रीजन, तो फिर उसको वहां पे इम्बैलेंसमेंट होती है, उसकी अपनी जो है ना रेपुटेशन खराब होती है। तो ये वाला पीरियड वो अवेल नहीं करते, वो विद इन 120 डेज के अंदर ही ऑर्डर को पास करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद आगे आ जाए, इन कंप्यूटिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 any period during which the proceeding are adjourned on account for a stay order or proceeding under section 69 or the time taken through adjournment by the person shall be excluded। इस 120 दिन के अंदर अगर तो वो स्टे ले आता है टैक्स पेयर के भी मेरी प्रोसीडिंग ना करें, उसको कमिश्नर स्टे दे देता है, कमिश्नर अपील दे देता है, टीआईआर दे देता है, कि हाई कोर्ट दे देता है स्टे कि भाई इसकी प्रोसीडिंग रोक दी जाए, सॉलिड रीजन है, तो फिर जितने दिन तक वो स्टे होगा उसकी वो स्टे वाला पीरियड होगा वो 120 दिन के अंदर नहीं काउंट होगा। वहां पे आपका जो टाइम लिमिटेशन है वो स्टॉप हो जाएगी। उसका अगर वो एक स्टे खत्म हो गया, अब स्टे भी नहीं है उसको, उसने एडजर्नमेंट ले ली है, तो वो एडजर्नमेंट वाला पीरियड भी जो है ना वो भी आपके खाते में नहीं डलेगा, वहां पर भी आपकी जो टाइम लिमिटेशन है वो भी रुक जाएगी। उसके बाद फिर जो अगर वो जो भी आपके पास टाइम है ना 120 दिन है, 120 दिन के अंदर आपने ऑर्डर करना है जिसमें से आप स्टे का पीरियड निकाल सकते हैं, और जो टैक्स पेयर ने एडजर्नमेंट ली है आपसे, इजाफी टाइम मांगा है डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन ये वो सारे करने के लिए, तो वो टाइम भी आपका 120 दिन से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। Number 5, an order passed by an officer under subsection 1 may be further amended as may be necessary when on the basis of an additional information acquired during an audit, inquiry, inspection. Otherwise, the officer is satisfied that any tax has been under assessed or assessed at a low rate, any taxable services provided by the person has escaped assessment. The provision of subsection 2, 3, 4 shall be applicable to an order passed under subsection। आई थिंक ये इतना है या फिर इसको मिस हो गया। चलें खैर, यहां तक आपने इतना जो है लाजमी देखना है। ये 24 सेक्शन को आपने डीपली देखकर जाना है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एज अ प्रैक्टिकल भी अगर आप करेंगे तो आपको सेक्शन 24 से बड़ा वास्ता पड़ने वाला है। और बस चैप्टर 3 में आई थिंक इतना ही है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। हाँ, अगर कोई आपको कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप वीडियो के कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उस कन्फ्यूजन को मजीद जो है ना डिस्कस कर सकें। और अगर चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो भी चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। आप वीडियो तो देख के भाग जाते हैं लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते, ये आपकी तरफ से एक छोटा सा रिवार्ड होता है और छोटी सी अप्रिसिएशन होती है, इसको लाजमी किया करें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें बच्चों। भाई अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।